बुद्ध। बुद्ध क्या है? शिक्षा है। ठीक है। तो जिस भी व्यक्ति का बुद्ध जो है, वह यदि उसके 10वें भाव से संपर्क बना रहा हो, ठीक है, किसी भी प्रकार 10वें भाव से उसका बुद्ध संपर्क बना रहा हो, तो क्या देगा उसे? शिक्षा देगा। शिक्षा संबंधित काम करेगा। बुद्ध बैंकिंग है, बैंक का भी वह काम करेगा। बैंक का भी काम करेगा। बुद्ध शिक्षा है, शिक्षा का भी काम करेगा। बुद्ध क्या है? हमारी वाणी है, बोलने की कला है। वह बोलकर भी काम करेगा, लोगों को सलाह भी देगा। ठीक है। और वह टीचर भी हो सकता है, परंतु टीचर जो है वो थोड़े नीचे तबके का, लो में आ सकता है, जैसे आपका 10th तक, 10th से नीचे वो हो जाए। क्योंकि एजुकेशन में बुद्ध से ऊपर आते हैं गुरु। तो हायर एजुकेशन के लिए गुरु हैं, और लोअर एजुकेशन के लिए बुद्ध हैं। चार्टेड अकाउंटेंट भावी बुद्ध होता है। ठीक है। जो आप अभी कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी, भावी बुद्ध है। ये जो आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, वह भी आपका बुद्ध है। जैसे B.Com है, M.Com है, इसे करके आगे लोग बढ़ते हैं, वह भी बुद्ध है। ठीक है। तो राइटर होते हैं जो कुछ कुछ लिखते हैं। सर आपकी ठीक आवाज है। कट रही। एक मिनट। अब हमारी आवाज क्लियर जा रही है आप तक? एक मिनट, लगता है किन्हीं का। हम्म, इनका माइक खुला है भाई। माइक बंद कर लीजिए अपना, रूम कैसी। जी, धन्यवाद। तो हम चर्चा कर रहे थे बुद्ध के ऊपर। ठीक है। बुद्ध क्या है? बुद्ध राइटर भी है, क्योंकि वह लिख रहा है। लिखना बुद्ध होता है। ठीक है। तो यदि 10वें भाव से संपर्क बनाता है बुद्ध, तो वो राइटर भी। उसके साथ कंसल्टेंसी, जैसे आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हो, या फिर किसी सलाहकार के पास आप जाते हो, वह भी क्या है? बुद्ध ही है। कंसल्टेंसी देने का काम भी कौन करता है? बुद्ध करता है। जैसे टेलीकॉम कंपनियां जितनी हैं, तो टेलीकॉम कंपनियां होती हैं, उसके अंदर भी बुद्ध ही है। क्योंकि वो क्या करते हैं, जब टेलीकॉम में आपको जो कस्टमर केयर वगैरह होते हैं, वो आपको कॉल करते हैं, आपसे बातें करते हैं, वो क्या है? वही बुद्ध है। ठीक है। बिजनेस भी हमारा क्या है? वह बुद्ध होता है। बैंकिंग के जितने जॉब होते हैं, वह बुद्ध होते हैं। ब्याज पे पैसा लेना, देना, वह भी बुद्ध है आपका। पेंटर, ड्राइंग, वह भी बुद्ध है। जो क्लर्क होते हैं, जो लिखते हैं, वह भी बुद्ध हैं। ठीक है। जैसे नस भी जो होता है ना, जो हमारे शरीर में जितने नस होते हैं, वेन्स वेन्स, वह भी बुद्ध ही है। दिमाग का जो काम होता है, वह बुद्ध का होता है। जैसे जो लोग कान के डॉक्टर होते हैं, वह भी बुद्ध होते हैं। जैसे ये आपका फाइनेंस वगैरह जितना होता है, वह भी बुद्ध के अंतर्गत होता है, और शुक्र का भी होता है। ठीक है। जो आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, वह भी बुद्ध है, मैंने पहले भी आपको बताया।
जैसे कहीं दूसरी जगह भाषाओं को जो ट्रांसलेट करता है, वह भी बुद्ध का काम कर रहा है। कौन वहाँ काम कर रहा है? बुद्ध काम कर रहा है। प्रॉपर्टी पे लोन, वो कौन करता है? बुद्ध ही करता है, परंतु लोन क्या है? मंगल है, तो वहाँ मंगल भी ऐड होता है। जो हस्तरेखाएं देखते हैं, जो हाथ की रेखाएं देखते हैं, वह भी बुद्ध है। शेयर मार्केट भी बुद्ध होता है। ये सभी क्या है? बुद्ध हैं। तो दसम भाव से इन सभी का लिंक, दसम भाव से यदि बुद्ध का लिंक होता है, दसम भाव से यदि बुद्ध का लिंक होता है, तो स्थितियां यह बनती है, वह व्यक्ति इन सब कामों के अंतर्गत हो सकता है। ठीक है। आज थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा जल्दी संपन्न करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जी। बुद्ध के बाद केतु आते हैं। केतु यदि दसम भाव में हो, बुद्ध के बाद केतु आते हैं, केतु का यदि दसम भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति अपना काम नहीं करता। ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो है, वह अपने काम को करता ही नहीं। क्यों नहीं करता है? क्योंकि केतु अलग है, केतु चीजों को काट देता है। तो जिस भी व्यक्ति के दसम भाव में केतु है, वह काम को अपना नहीं करता अच्छे से, सिर्फ सोचता है। सोचता क्यों है? क्योंकि यदि केतु दसम में है तो राहु चौथे में चले जाएंगे। व्यक्ति सिर्फ बस सोचेगा, करेंगे करेंगे, करता नहीं है कुछ। क्योंकि उसके कर्म से केतु उसे डिटैच कर देते हैं। केतु डिटैच के सबसे पहले कारक हैं, केतु डिटैच करते हैं, केतु काट देते हैं। उसके बाद केतु एस्ट्रोलॉजी भी है। केतु रिसर्च भी है। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति यदि रिसर्च करे या एस्ट्रोलॉजी करे, तो उसके लिए बेहतर रहता है। अभी दो ही केतु के रखिए आप। आगे बढ़ेंगे तो आगे हम बताते जाएंगे और क्या क्या है, क्योंकि केतु पे अभी चलेंगे, क्योंकि केतु का ही काम कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी है, जो आप अभी कर रहे हो। और दूसरा क्या है? वह रिसर्च है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो काम होता है, वह भी केतु है। क्योंकि कंप्यूटर के भी दो पहलू होते हैं। ठीक है। कंप्यूटर के दो पहलू होते हैं। जो हार्डवेयर हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वह क्या है? वह शनि है, क्योंकि प्लास्टिक है और भी चीजें हैं। प्लास्टिक है और भी चीजें हैं। और जिसे हम नहीं छू सकते, जिसे हम नहीं छू सकते, जो सॉफ्टवेयर है, जैसे अभी आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, परंतु आप लोग छू सकते हैं उसे? नहीं छू सकते हैं। छू नहीं सकते हैं उसे, आप सिर्फ देख सकते हैं। तो वो क्या है? यह केतु है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं। जैसे परमात्मा को, धर्म से परमात्मा को हम लोग केतु से जोड़ते हैं। ठीक है। तो इस स्थिति में Redmi 5, आपने माइक को बंद कर लीजिए। इस स्थिति में परमात्मा को हम लोग किससे जोड़ रहे हैं? केतु से जोड़ते हैं। क्योंकि परमात्मा को हम लोग छू सकते हैं, परमात्मा को हम लोग छूते हैं। हम एहसास करते हैं उसका। हम भगवान को महसूस करते हैं, उन्हें देखते नहीं हैं। यदि देख लें तो फिर तो बात ही कुछ और है। ना ही हमें उन्हें देखने की क्षमता है, और ना ही उन्हें हम देख पाते हैं। तो वो केतु है। तो ऐसे काम दसम भाव के अंतर्गत केतु करता है। केतु के बाद आप आ जाइए शुक्र पे। फाइनेंस का काम शुक्र है। डेकोरेशन का काम शुक्र है। जितनी सजावटी
की चीजें होती हैं वह शुक्र है। फिल्म इंडस्ट्री, जो फिल्म इंडस्ट्री है वह भी आपका शुक्र है। जो फिल्म होता है, मैंने कल भी आपको बताया था, वो राहु शुक्र दोनों है, क्योंकि उसमें हमारी छवि भी आती है, एक्टिंग। एक चीज नोट कर लीजिए, राहु भी एक्टिंग है और शुक्र भी एक्टिंग है। शुक्र छोटा वाला एक्टर है, राहु बहुत बड़ा एक्टर है। जिस व्यक्ति का राहु यदि पांचवें भाव में बैठ जाए, पांचवा भाव क्या है? बुद्धि है। जिस व्यक्ति का राहु 10वें भाव में बैठ जाए, 10वां भाव क्या है? कर्म है। अपने कर्म में एक्टिंग में आ जाए तो बहुत अच्छा और बहुत बेहतर कर सकता है वो व्यक्ति, और बहुत ही नेचुरल करेगा। जैसे रत्न जो होता है वह भी शुक्र होता है, तो रत्नों का काम भी ऐसे व्यक्ति करते हैं। कॉटन, जो कॉटन कपड़ा है वह भी शुक्र है, कपड़ा शुक्र है। कॉटन कपड़ा जो है वह शुक्र है। जो रंग बिरंगे कपड़े हैं, जो सिल्क कपड़े हैं, वह केतु हैं। ग्रहों को अलग करना आपको समझना है। मैं जो चीजें बता रहा हूँ आप लिख लेना उसे, परंतु आप इसे आपको समझना है। जो बहुत सारे रंग हैं वह केतु हैं। अलग अलग रंग क्या है? वह तो अलग अलग सभी ग्रहों के रंग हो गए, परंतु जो बहुत सारे रंग है वह केतु है। जौ का काम, जौ जो होता है ना, जो नवरात्रि में पंडित जी घर में ये करते हैं, या फिर जिससे हवन होता है, वह भी केतु है। तो उसका भी व्यक्ति काम कर सकता है। गाय, माँ, जो गौ माता हमारी है वह भी माफ करना शुक्र है, तो उसका भी व्यक्ति काम कर सकता है। और जो स्त्रियों को बहुत पसंदीदा होता है, गहने। अब गहने, सोना तो भैया आपका हो गया गुरु, ठीक है। डायमंड आपका हो गया शुक्र। तो आप जितने गहने हैं उसे आप क्यों कह रहे हैं कि भाई ये शुक्र है? इसलिए क्योंकि वो हमें सजा रहा है, हमें वो श्रृंगार दे रहा है। जितने प्रकार के श्रृंगार हैं बस सभी शुक्र है। ब्यूटी पार्लर शुक्र है। तो ये सब चीजें के अंतर्गत शुक्र होता है। फाइनेंस का जो काम कर रहा है, पैसे का, वह भी शुक्र है। आपका शुक्र क्लियर हो गया। शुक्र के बाद आपका आ जाइए, ये आपके ग्रह क्लियर हैं, ठीक है। ग्रह पे और आगे हम लोग चलेंगे, जैसे जैसे प्रवेश करेंगे एडवांस में वैसे हम लोग बढ़ेंगे, अभी बेसिक में ही रहते हैं। 10वें भाव पे हम चर्चा कर रहे थे, 11वां भाव, ठीक है। 11वें भाव को आप समझिए। 11वां भाव होता क्या है? 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का है। 11वां भाव क्या है? हमारी इच्छा पूर्ति का है। हमारे जितने डिजायर होते हैं उसे फ्रूटफिल यही करता है, उसका फल वही देता है। 11वें भाव से हम अपने फ्रेंड सर्कल को भी देखते हैं। हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो क्या है, कैसा है, उसे भी देखते हैं। जितनी प्रकार के लाभ हैं वह सभी यहीं से देखते हैं। केपी कुंडली में मैं आप लोगों को बताऊं होता क्या है। आपके कोई भी आपकी कोई भी इच्छा है, जैसे आपकी संतान की इच्छा है, तो 2 5 11 दिखा रहा है तो आपको संतान होगी। 11 अर्थात आपकी इच्छा की पूर्ति होना, आपकी मनोकामना की पूर्ति होना। आपकी जितनी इच्छाएं हैं बस अभी कौन पूरा करता है? 11वां भाव पूरा करता है। 11वां भाव आपका समाज भी होता है, मित्र मंडली भी आपका क्या है? 11वां भाव है। 11वां भाव से हम बड़े भाई बहनों को भी देखते हैं। अब आते हैं 12वें भाव पे। 12वां भाव क्या है हमारा? 12वां भाव व्यय है, खर्चे का है, ठीक है। 12वां भाव क्या करता है? खर्च देता है। वो किसी प्रकार का खर्च हो, इसलिए जेल यात्रा को ही 12वें भाव से देखते हैं, कोर्ट केस को ही 12वें भाव से देखते हैं। कोर्ट केस खर्च, जेल यात्रा खर्च, हॉस्पिटल खर्च, विदेश यात्रा खर्च। तो जितने प्रकार खर्च हैं, आप दोस्तों के साथ भी जा रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो 12वां भाव आपका एक्टिव है। इन्वेस्टमेंट को भी 12वां भाव से देखते हैं, क्योंकि आप खर्च कर रहे हो, आप दे रहे हो। जो आप निवेश कर रहे हो वह भी आप दे रहे हो, वो भी आपका क्या है?
12वां भाव ही है। ये आपके भाव क्लियर हो गए हैं, आपके नवग्रह क्लियर हो गए, हम पुनः बेसिक पे आते हैं। बेसिक जो आप लोगों को बताया गया है उस पे ही। एक स्क्रीन में आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, उसे आप लोग समझेंगे, ठीक है। यह देख रहे हैं, इसमें आपको नक्षत्रों को नहीं देखना है। आप समझ लीजिए कि नक्षत्र आपको नहीं दिख रहे हैं, नक्षत्र आपको दिख ही नहीं रहे हैं, ऐसा मान लेना है आपको। जो मैं बार बार भचक्र भचक्र कह रहा हूँ, भचक्र जो होते हैं, जो अंडाकार होता है, यही है। ठीक है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के जो चारों तरफ है वो सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। सूर्य भी स्थिर नहीं है, सूर्य भी गैलेक्सी की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है। सूर्य के सबसे समीप जो ग्रह हैं बुध है, और उसके बाद शुक्र है। सबसे दूरी में जो ग्रह है वह यूरेनस है। उसकी यहाँ हमें जो व्यावहारिक हमारी एस्ट्रोलॉजी है उसमें नहीं लेते हैं, क्योंकि यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है, यह जो तीन ग्रह हैं, ऐसे देखा जाए तो 12 राशियां, 12 ग्रह और 12 भाव, परंतु तीन ग्रहों को इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि शनि जो है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, एक राशि में शनि 30 साल में रिटर्न होते हैं, अर्थात जो 30 अंश राशियों में होते हैं, वह एक बार में शनि जब मेष में आए तो मेष से उन्हें फिर मीन जाने में, एक चक्र पूरे लगाने में सूर्य के उन्हें कितने लगते हैं? 30 साल लगते हैं, जो हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है, समझ लीजिए। तो एक हिस्सा नहीं, आधा ही रख लीजिए वो। उसके बाद क्या है, यूरेनस क्या है, वो 80 साल 90 साल एक ही राशि में पड़ा रहता है। तो हमारे जीवन पे उसका भी प्रभाव होगा नहीं, क्योंकि बहुत दूर है वह, इसलिए उसे हम नहीं लेते हैं, उसे कंसिडर नहीं करते हैं। इस फोटो में आप देख रहे हैं, इस इमेज में आप स्क्रीन पे देखिए, जो इसमें नक्षत्र लिखे हैं उसे भूल जाइए। नक्षत्र को आपको नहीं देखना है कि नक्षत्र भी लिखे हैं। ठीक है। आपको सिर्फ इसमें यही देखना है। थोड़ी ये ड्राइंग मेरे बस की बात नहीं है भैया। ये आप लोग देख रहे हैं ना? ठीक है। तो ये रहा हमारा सूर्य। ये हमारे सूर्य हो गए। तो देखिए यहाँ लिखा है, डिग्री लिखी है, जो डिग्री मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। डिग्री जो है वो 0 से शुरू होती है और 360 डिग्री तक चलती है। ठीक है। क्या देखिए आप, यह हमारी राशियां हैं जो मैंने बताई थी। मेष मंगल की राशि है जो 30 डिग्री है। फिर 30 से 60 कौन चलेगी? वृषभ चलेगी, जो शुक्र की है। फिर मिथुन 30 से 90, 60 से 90, 90 से 120 चंद्रमा, कर्क। तो वैसे ही ये जो है वो चलते हैं।
तो सबसे पहले हमारे जो ऋषि मुनि रहे, जैसे पराशर जी रहे, जो आप अभी पराशर पढ़ रहे हो, पराशरी, तो वो रहे। तो वो लोग क्या, देखिए भाई, सूर्य के आसपास जो परिक्रमा ग्रह कर रहे हैं उनका कुछ ना कुछ तो प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता ही होगा। इसे देखने के बाद अब ये कैसे देखा जाए कि वो कैसे प्रभाव हमारे ऊपर दे रहे हैं। तो पहले उन्होंने नक्षत्रों में बांटा। ठीक है, भचक्र पे नक्षत्र को स्थापित किया गया। जो हमारे पृथ्वी पे जीव जंतु हैं, या जितने भी नक्षत्र के नाम हैं, विशाखा है, अश्विनी घोड़ा होता है। ठीक है, पुष्य है, पूर्णवसु है, आद्रा है, मृगशीरा है, रोहिणी है, कृतिका है। यह सभी जो जीव जंतु, कुछ पेड़ पौधे हमारे यहाँ हैं, उन सब के नामों पे रखा गया है। ठीक है, यह 27 राशियां हो गई क्लियर। इस पे ही पहले किया जाता था ज्योतिषी। तो उसके बाद कुछ सालों पहले, लगभग रख लीजिए आप 50-60 साल पहले, या उससे 100-200 साल पहले कह सकते हैं हम। तो उस वक्त क्या किया गया कि भाई ये तो बहुत लंबी दूरी हो रही है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं सूर्य से कितनी दूरियां बन रही है। तो कुछ ऐसा किया जाए जो और क्लोज कर सके इन सब चीजों को। तो वहां पे राशियों को लाया गया। मेष भेड़, वृषभ बैल, मैंने पहले ही क्लास में आप लोगों को बताया था। तो ये चीजें यहाँ लाई गई, जिससे और हम क्लियर हो सकें कि सूर्य के पास पास कौन से ग्रह हैं। जैसे आप लोग कुंडली में देखते हैं ना, मेष राशि में चंद्रमा बैठा है, वृषभ राशि में शुक्र बैठा है। तो कितनी दूरी यहाँ पे है, इसे ही भचक्र कहते हैं। एक समझाने के लिए मैंने आप लोगों को इसे बताया। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं। ये जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था वही है। इसे एक साथ कर दिया गया है, इसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आगे तो हम चर्चा करेंगे ही। शुभ और सौम्य, जो शुभ ग्रह हैं वही सौम्य ग्रह हैं। बृहस्पति है, शुक्र है, चंद्रमा है और बुध है। पापी ग्रह में मंगल, शनि, राहु, केतु, और क्रूर ग्रह में सूर्य आते हैं। ठीक है, देव ग्रह जो हमारे हैं वह सूर्य हैं, चंद्रमा है, मंगल है और जुपिटर है। दानव ग्रह हमारे हैं वीनस, मरकरी, सैटर्न, राहु एंड केतु। ठीक है, जो भाव मैंने आप लोगों को बताया, जो भाव मैंने आप लोगों को बताया, उन सभी के अलग अलग नाम होते हैं। इन सब पे मैं विशेष नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यह सब अलग अलग एक एक क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, ये जो भाव होते हैं, देखिए, 1, 5, 9, ये भाव किसे क्या कहते हैं, इसे त्रिकोण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोण कहते हैं। इसे 1, 5, 9 को त्रिकोण कहते हैं। त्रिकोण में जो ग्रह बैठते हैं उसे हम कहते हैं बहुत अच्छा है भी। ठीक है, परंतु उसका बल देखते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो त्रिकोण में बैठा है तो अच्छा ही फल हमें देगा, ऐसा नहीं है। बल के लिए वो ठीक है। उसके बाद केंद्र आता है। केंद्र 1, 4, 7, 10, जो कुंडली में 1, 4, 7, 10 जो ये चार भाव हैं कुंडली में, वह केंद्र स्थान है कुंडली के। ठीक है,
तीन छः 11, ये त्रिशब्द है। छः आठ 12, ये त्रिक भाव हैं, जो पराशर ज्योतिष में कहा जाता है स्पष्ट रूप में कि भैया ये जो है वह उचित भाव नहीं होते हैं, परंतु आप अलग तरीके से इसे लें तो बहुत अच्छे भाव हैं। नवग्रह पे चले आइए आप। ये क्या है? सूर्य है, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, बुध, शनि, राहु, केतु। इनकी राशियां जो आप पूछ रहे थी उसे आप लिख लीजिए। सूर्य की राशि पांचवी राशि है, सिंह। चंद्र की जो राशि है, चंद्रमा की जो राशि है वह चौथी राशि है, कर्क। मंगल की जो राशि है वह एक और आठ, एरीज और वृश्चिक है। गुरु की जो वह राशि है वह नौ और बारह, धनु और मीन है। शुक्र की राशि दो और सात है, दो ऋषभ, सात तुला। बुध की राशि तीन और छह है, मिथुन और कन्या। शनि की राशि दस और ग्यारह है, मकर और कुंभ। राहु की राशि और केतु, राहु और केतु की राशि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। राहु की राशि क्या है? एक्यूरियस है। और केतु की राशि क्या है? वृश्चिक है। ठीक है। उसके बाद आता है मूल त्रिकोण। यह क्या होता है? जैसे जब आप बढ़ेंगे इस क्षेत्र में आगे। राहु की राशि क्या बताए थे सर? राहु की राशि एक्यूरियस है, कुंभ है। और केतु की राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो। जैसे सभी ग्रहों के दो, किसी की एक राशियां दी गई हैं। ठीक है। इसमें कुछ ग्रह जो हैं वो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अच्छे परिणाम मैंने पहले ही बताया। अच्छा अर्थात ये मेरा तात्पर्य नहीं है कि वो आपके कुंडली में स्वग्रही हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देंगे, ऐसा नहीं है। वो स्थान के हिसाब से, स्थान बल में प्लेस जो है उनका है वह बहुत अच्छा है, वो बलवान हो गए हैं। यदि वो नेगेटिव रूप में आपके कुंडली में बैठे हैं तो वो बलवान है तो बहुत नेगेटिव करेंगे आपको। यदि पॉजिटिव पॉजिटिव रूप में बलवान होकर बैठे हैं, बलशाली हैं, पावरफुल हैं, तो आपको, आपके कुंडली में महादशा अंतरदशा जब उनकी आएगी तो वो अच्छे परिणाम आपको देंगे। तो इससे सिर्फ हम बल देखते हैं, मूल त्रिकोण, स्वग्रह, स्वराशि, स्वगृही से। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि भाई यदि ऐसा है तो मेरे कुंडली में बहुत अच्छा है या बहुत खराब है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। इसे सभी ग्रहों की दो दो राशियां हैं। ठीक है। सिर्फ सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि है। इसे बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। देवग्रह कौन कौन है बताइए आप लोग हमें, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है। देवग्रह कौन कौन है आप हमें सन, बताएंगे? मून, मंगल एंड जुपिटर। सन, मून, सन, मंगल और मून। जुपिटर। अच्छा, वो ऊपर देख कर। सूर्य, चंद्रमा, मंगल सूर्य, और मंगल, गुरु। जुपिटर। हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसे समझिए। सूर्य चंद्र को यहाँ आप भूल जाइए। सिर्फ हम लेते हैं मंगल, गुरु, शुक्र, बुध, शनि। और बुध और शनि, ये पांच ग्रहों को हम लेते हैं। ठीक है। पांच ग्रह क्या है? इन सभी की दो दो पत्नियां हैं। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। या फिर आप यह भी समझ सकते हैं कि भाई इन सब की एक एक पत्नी है और एक एक प्रेमिका है। ठीक है। तो जो अच्छे विचार वाले व्यक्ति होंगे,
जिनकी सोच बहुत ही अच्छी होगी, जो अच्छे विचार वाले होंगे, जिनकी सोच बहुत ही अच्छी होगी, और उनके दो पत्नी, एक पत्नी है एक प्रेमिका है, तो ज्यादा झुकाव उनका किसकी ओर होगा, पत्नी की ओर या प्रेमिका की ओर, जो बहुत अच्छे विचार के हैं, जैसे जो देवता हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो देवग्रह हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। पत्नी की ओर। जिसके बहुत, हाँ, जिसके बहुत अच्छे विचार हैं उसके पत्नी की ओर रहेंगे। तो एक जो उसकी पहली राशि है, समझिएगा इसे, जो पहली राशि है वह उसकी पत्नी है देवग्रहों की या किसी की भी, और जो दूसरी राशि है वह उसकी प्रेमिका है। ठीक है। तो जो व्यक्ति गलत विचारों का होगा, गलत संगत में होगा, जैसे दानव ग्रह हमारे हैं, उनकी एक पत्नी है और एक प्रेमिका है, तो वो ज्यादा झुकाव उनका किनकी ओर होगा, पत्नी की ओर या प्रेमिका प्रेमिका की ओर। की ओर? प्रेमिका की ओर। यही समझ के चलना है आपको बस। इसके कहने का तात्पर्य मेरा यह है, मूल त्रिकोण अर्थात होता है भाई वो बहुत बलवान वहां हो गए हैं। ठीक है। वहां पे बलवान है, अच्छी स्थिति में वहां है, यही समझना है मूल त्रिकोण का मतलब। तो जब सूर्य सिंह राशि में 15 डिग्री तक रहेंगे, जो मैंने डिग्री बताया था आप लोगों को 1 से 30 तक, जब सूर्य 15 डिग्री तक रहेंगे सिंह राशि में, तो क्या वो मूल त्रिकोण में है, वो अच्छे परिणाम देने को हैं, वो बेहतर आप हैं, उस स्थान पे बेहतर हैं, बल में बेहतर हैं, पावरफुल वहां है। यदि वह 15 डिग्री से आगे निकल जाते हैं तो उनके पास पावर नहीं है। ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा भी वही है। कर्क में यदि 15 डिग्री तक वो है तो वो बलवान है, पावरफुल है। यदि वह 15 डिग्री से आगे निकल जाता है तो ना ही बलवान है ना ही पावरफुल है। स्थान जिस जहाँ वह बैठा है वो उचित स्थान उसके लिए नहीं है, पावर उसके पास नहीं है, पावरफुल नहीं है। क्योंकि जब आगे आप बढ़ेंगे ना तो षड बल, 6 प्रकार के ग्रहों के बल होते हैं। उसमें एक स्थान बल होता है, एक दिग्बल दिग्बल होता है, दिग अर्थात दिशा, दिशा बल होता है, अंश बल होता है, तो उसे आपको समझना होगा। उससे आप ग्रहों के बारे में समझेंगे कौन सा ग्रह पावरफुल है, कौन सा ग्रह पावरफुल नहीं है। उसके बाद मंगल, तो मैंने पहले आप लोगों को बताया था, मंगल क्या है, देव ग्रह है। तो अब किसे ज्यादा प्रायोरिटी देगा, किसे किसके तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा, एरीज की ओर, मेष की ओर। तो उसका मूल त्रिकोण कौन है, एक है मेष राशि है। यदि मेष राशि में बह जाता है तो वह पावरफुल वहां होता है। ठीक है। उसके बाद मंगल हो गया। मंगल के बाद आते हैं गुरु। गुरु क्या है, वह भी देव है, देव ग्रह है वह। गुरु जब पहली पत्नी अर्थात 9th में जाएंगे, सेजिटेरियस धनु में जाएंगे, तो वो क्या करेंगे वहां बैठकर, वह पावरफुल वहां होंगे क्योंकि मूल त्रिकोण में चले गए। इस आप ये भी समझ सकते हो एक और उदाहरण से, एक व्यक्ति का एक व्यक्ति का दो मकान है, दो घर है। एक घर उसके लिए प्यारा है, एक घर चलो भाई ठीक है चल रहा है, समझ रहे हो। तो जहाँ प्यारा है वहां जाकर बैठेगा तो क्या बात है यार, और जो प्यारा नहीं है वहां जाकर बैठेगा तो उसकी क्या, चलो चल रहा है, कुछ नहीं है, यही है। और ज्योतिष में होता क्या है, कुछ लोग कहते हैं, वो कहेंगे अच्छा स्वग्रही है, स्वग्रही अर्थात दोनों को ले लेंगे, एक आठ दोनों को ले लेंगे। इसे समझिएगा, मंगल एक में जाके बली हो रहा है ना कि आठ में। आठ में स्वग्रही है, एक में मूल त्रिकोण में है। इसे ही समझना है, यही बेसिक है।
ठीक है। यदि वह 8 में है तो वह स्वग्रही है, अपने ही घर में है, तो बेहतर है, उतना पावरफुल नहीं है। परसेंटेज में देखा जाए तो वही स्थान बल में 100% है। मूल त्रिकोण में है तो, यदि स्वराशि में है तो 50% वो है, परसेंटेज में है कि उतना ही है। गुरु क्या है? गुरु सेजिटेरियस में जाकर मूल त्रिकोण में चला जाएगा, और 12वीं राशि मीन में जाएगा तो स्वग्रही हो जाएगा, स्वराशि हो जाएगा। शुक्र 2 में जब 2 और 7 है, ठीक है, तो शुक्र देव ग्रह है या दानव ग्रह है? देवग्रह है सर। शुक्र देव ग्रह है। हाँ, वो दानव ग्रह है सर। सोच एक लीजिए मिनट एक सर बार। रुको, 1 मिनट रुकिए, नहीं लिखती हूँ। शुक्र, गुरु जी एक बार शुक्र दानव ग्रह है सर। दानव ग्रह है। गुरु जी एक बार मूल त्रिकोण का फिर से समझा देंगे डिग्री वाइज? मैं आज ही हाँ ठीक। ज्वाइन करी हूँ आप। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है नीना जी, आपको समझा दिया जाएगा। और पहले से आप जो वीडियोज हैं उसे आप देख लीजिए, वहां से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। इसे मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। यहाँ कुछ नहीं है, इसे अच्छे से समझिएगा। एक व्यक्ति के 2 घर हैं। एक वह व्यक्ति जा रहा है तो वहाँ उसके वेपन हैं, उसके हथियार उसके पास रखे हुए हैं बहुत सारे। तो भाई चलो, अच्छा है, बहुत अच्छा उसके लिए है। वेपन है, हथियार उसके पास, वो वहाँ पावरफुल हो गया। और एक दूसरा घर है, वह टूटा फूटा है, वहाँ कुछ नहीं है, बैठने की भी सुविधा नहीं है वहाँ। तो वहाँ क्या है, वह जाएगा तो क्या करेगा, वो पावरफुल नहीं है वहाँ। हाँ, कोई मार के भी उसे चला जाएगा। यही है, जो मूल त्रिकोण है वो उसका पावरफुल हाउस है, और जो स्वराशि है वो उसका ठीक ठाक हाउस है। समझ रहे हैं आप? यही है। तो सूर्य जो है वह सिंह राशि, सूर्य की तो एक ही राशि है, सिंह राशि है। तो सूर्य सिंह राशि में रहेगा और 15 डिग्री तक में रहेगा। तो सूर्य वहाँ क्या है, मूल त्रिकोण में आ गया, क्योंकि एक राशि है तो वहाँ 15 15 में डिवाइड कर दिया गया है। यदि 15 डिग्री प्लस चला गया है तो वह स्वराशि हो गया, अपने ही राशि में है, उतना बल उसके पास नहीं है। चंद्रमा, चंद्रमा यदि कर्क में है और 15 डिग्री तक है, चंद्रमा यदि कर्क में है और 15 डिग्री तक है, तो क्या है वह, मूल त्रिकोण में है, उसके पास बल है, पावरफुल है। यदि 15 डिग्री प्लस हो गया तो उसके पास पावर नहीं है, पावरफुल नहीं है। मंगल, मंगल 1 में है, पहली राशि में है, एरीज में है, वो अपने पहले राशि में। सिंपल फंडा है समझने का, इसे कुछ नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं इसमें आपको है। सिर्फ समझ लीजिए, जो देव ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और जुपिटर, वो जो पहले आ रहा है उसे ज्यादा, उसकी और ज्यादा उनका झुकाव होगा, उसे प्रायोरिटी वह ज्यादा देंगे, उसमें उनको ज्यादा बल मिलेगा। और जो पीछे होगा उसमें उनका बल नहीं रहेगा, वो पावरलेस रहेंगे, पावरफुल नहीं रहेंगे। और जो दानव ग्रह हैं, दानव ग्रह की जो पावर है वह उनके पीछे होगी, उनकी दूसरी राशि में होगी, पहली राशि में नहीं होगी, वह पहली राशि में पावर लेस रहेंगे। जैसे मंगल 1 में बहुत बेहतर मूल त्रिकोण में है, अच्छा है, वहाँ पावरफुल है स्थान में। गुरु यदि 9 में है तो बहुत अच्छा वहाँ है। शुक्र जो है वह दानव है, शुक्र दानव ग्रह है वहाँ। शुक्र क्या है, अपनी पिछली राशि में जाएंगे तो पावरफुल है। देखिए यहाँ है ना आपके सामने, ये देखिए, शुक्र क्या है, 7 में आए हैं, हम मूल त्रिकोण तो पावरफुल है, परंतु 2 में गए तो यह पावरफुल नहीं है। ठीक है, तो उनका स्वराशि हो जा रहा है तो उसमें उनके पास उतना स्थान बल नहीं है जितना स्थान बल यहाँ है। बुध, बुध क्या है, बुध कौन से ग्रह है, देव ग्रह है या दानव ग्रह है? सर वो सभी ग्रहों के साथ मित्रता रखता है सर, मंगल के साथ चंद्र हम्म, और मंगल के साथ शत्रुता। ठीक है, परंतु बुध को ऐसे कंसिडर किया जाता है इस क्षेत्र में जहां अभी हम बात कर रहे हैं, वहां वह दानव ग्रह के अंदर ही आता है। ठीक है, अच्छा। तो दानव ग्रह, तो इसे पहले आप किसे देगा, इसके जो है वह पहले किसे देगा, वह यह देगा बुध 6,
जो इसकी पिछली राशि है, जो इसकी प्रेमिका है, उसे पहले ये ला रहा है, पत्नी को छोड़ रहा है। वो बंधन फिल्म आपने देखा है ना? बंधन फिल्म में वो जैकी श्रॉफ होता है, वो अपनी पत्नी को छोड़ देता है, अपना सब कुछ घर बार सब लुटा देता है। वही स्थिति यहाँ बुद्ध कर रहा है और शुक्र कर रहे हैं। ठीक है। अब शनि पे आते हैं। ठीक है। शनि क्या कर रहे हैं यहाँ, इसे देख लीजिए। शनि भी दानव ग्रह है, देव ग्रह नहीं है, तो इसलिए शनि भी अपनी पिछली राशि में मूल त्रिकोण हो रहे हैं, ज्यादा बली हो रहे हैं, ना कि अपनी पहली राशि में। पहली राशि शनि की मकर है, दूसरी क्या है, कुंभ है। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एक लाइन से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सभी राशियों को आपको याद करनी है। क्योंकि कुछ कुछ चीजें ज्योतिष समझने का विषय है, याद करने का विषय नहीं है, परंतु कुछ कुछ चीजें याद करनी होती है। जैसे मैथ क्या है, समझने का विषय है, उसे हम याद रट नहीं सकते हैं। मैथ को रटा नहीं जा सकता है, उसे समझा जा सकता है। हाँ, परंतु उसमें जो अंक हैं उसे तो याद करने हैं, जो टेबल हैं टेबल को तो याद करने हैं। जब कुछ टेबल आपको याद हो जाएंगे तो आप आगे ऐसे खुद बना लोगे। वही है। राहु और केतु में वही है। राहु एक्यूरियस में, कुंभ में जब जाएंगे तो 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण में रहेंगे। 15 डिग्री तक 1 से 15 रहेंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो ये 30 से 15 होंगे, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि ये उल्टा बकरी चलते हैं। जो मैंने अभी भचक्र आप लोगों को दिखाया, उसमें क्या है, सभी ग्रह जो हैं, जैसे सूर्य हैं, चंद्रमा है, मंगल है, गुरु हैं, शुक्र हैं, बुध हैं, शनि है, यह सीधा चलते हैं। ठीक है। ये मार्गी हैं, ये अपने पथ पे सीधा चलते हैं, परंतु राहु और केतु सदैव बकरी हैं, उल्टा चलेंगे। उल्टा चलने का तात्पर्य यह है, जब भी यह अपनी राशि में इंटर करते हैं, जैसे सूर्य इंटर कहाँ से करेगा, 1 से इंटर करेगा, 1 2 3 4 ऐसे 30 तक जाएगा, और 29.59 सेकंड में यदि जब आता है सूर्य, तो वह अगले राशि में मूव कर जाएगा। परंतु राहु केतु उल्टा है यहाँ। यह 30 से इन करेंगे और 1 से दूसरे में जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? 30 से इन करेंगे, और यदि सुविधा हो तो आप लोग कैमरे को ऑन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आज क्लास में बताया था। एक्यूरियस में 1 से 15 तक राहु मूल त्रिकोण में रहेंगे, और केतु वृश्चिक में 1 से 15 तक मूल त्रिकोण में रहेंगे। क्योंकि उल्टा चलते हैं तो 30 से आएंगे तो 15 तक तो इनका तो भी पहले आ गया, तो इसमें मूल त्रिकोण है नहीं, ये पीछे जाएंगे। तो 15 से 1 तक इसीलिए राहु मूल त्रिकोण में रहेंगे, और केतु भी 15 से 1 तक मूल त्रिकोण में रहेंगे। 1 से 15 नहीं, 15 से 1 अलग है। इसे थोड़ा समझिएगा, क्योंकि आप सभी ग्रहों को आप डिफाइन कर सकते हैं, सभी ग्रहों को आप समझ लेंगे, परंतु ये 3 ग्रह जो हैं, शनि राहु केतु, ये जल्दी आपके समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये सर छाया फिर ग्रह भी से कहे बोलिए। जाते सर राहु 15 से 1 एंटर होंगे, ऐसा किस में एंटर होंगे सर? हैं। अभी हम वो बात नहीं करते समझ। हैं। हाँ, उस जो आपकी कुंडली पे या किसी कुंडली पे चर्चा करेंगे, वो आप समझ जाएंगे, प्रैक्टिकली उसे लेंगे हम। ठीक है, अभी शांत रहिए, आप समझेंगे उस। ठीक है, ये आपका हो गया। और सभी लोग समझ पा रहे हैं इसे? सर वृश्चिक में चलेगा क्या केतु, ऐसा बोल रहे थे? जी। वृक्ष वो स्कॉर्पियन में चलेगा केतु। हाँ, केतु तो स्कॉर्पियो में ही है ना, मूल त्रिकोण। जैसे मैंने आप लोगों को सूर्य का चंद्रमा का कैसे बताया, वही है। सूर्य क्या है, सिंह सिंह राशि में 1 से 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण में अच्छे हैं, क्योंकि वह देव ग्रह है। और राहु क्या और केतु क्या, दानव ग्रह है। तो राहु 1 से 15 नहीं, 15 से 1 चलेंगे, क्योंकि यह बकरी चलते हैं।
अब पता है मुझे आप नहीं समझ पा रहे हो। मैं आपकी एक कुंडली पे या किसी कुंडली पे अभी जस्ट बात करूंगा, प्रैक्टिकल उसे देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। सर वो समझ में आया। मैं राहु का किस में है? ये इसका केतु का तो स्कॉर्पियो में है, ऐसे राहु का किस में हाँ। है? जी, राहु है क्यूरियस में। तो शनि भी कुंभ में। इक्वेरियस में है। नहीं। हाँ, शनि भी एक क्यूरियस में ही आएगा ना। शनि दानव ग्रह है तो शनि भी तो एक क्यूरियस में ही आएगा, मूल त्रिकोण में। ठीक है सर, वही प्रैक्टिकली जब पूछ आप, रही थी। हाँ, हाँ हाँ, प्रैक्टिकली जब चलेंगे तो और बेहतर आपको क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है। इसमें आप सभी ग्रहों के पद दिए गए हैं। सभी ग्रहों को एक एक दिया गया है भैया। जो मैं बार बार कहता हूँ, मंगल सेनापति है, सूर्य राजा है। सूर्य क्या है? राजा है। सूर्य क्या है? राजा है। सभी ग्रहों के वह राजा हैं। चंद्रमा रानी है। चंद्रमा रानी, इसलिए सूर्य को पिता कहा जाता है और चंद्रमा को माँ कहा जाता है। मंगल सेनापति है, इसलिए मंगल को पुत्र भी कहते हैं, बेटा भी मंगल को कहते हैं क्योंकि वो सेनापति है। उसके बाद गुरु। गुरु पुरोहित हैं, टीचर हैं। देवराज, सभी देवताओं के भी कौन? बृहस्पति ही है ना गुरु। शुक्र, यह राजा की प्रेमिका या दूसरी पत्नी भी आप कह सकते हैं। ठीक है। बुध, राजकुमार है, प्रिंस है भैया, इसलिए बुध थाली का बैगन है। मैंने पहली या दूसरे क्लास में बताया था। या जिधर जिधर इसे डाल दो उधर चला जाएगा। राजकुमार है, थाली का बैगन है। शनि, शनि प्रजा है। शनि क्या है? प्रजा है। शनि राहु केतु पे हर बार मैंने आपको बताया है कि बहुत समझने वाली विषय है। ये तीन ग्रह आप समझ लिए तो और सभी ग्रह क्लियर अच्छे से हो जाएंगे, परंतु राहु केतु सबसे बड़े, ये जल्दी क्लियर आपको नहीं होंगे क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट थोड़े अलग होते हैं। शनि प्रजा है। शनि गरीब भी है। शनि भिखारी भी है। मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ एक रेमेडी मुझे याद आ रही है, मैं आप लोगों को बता दूं। शनि प्रजा है, गरीब है, तो यदि शनि आपका इफ्लिक्टेड है, शनि पीड़ित है, तो आप जितना ज्यादा प्रजा, आप आसपास के लोगों की सेवा करोगे, क्योंकि सेवा भी शनि है, आपका शनि मजबूत हो जाएगा। कहीं दान नहीं करना है, नहीं कुछ करना है। राहु, भाई ये हमने खुद लिखा है, आतंकवादी है राहु। राहु क्या? आतंकवादी है। यह कहाँ से आ जाएगा, किसे मार गिराएगा, किसे ऊपर उठा देगा, किसी को नहीं पता। और केतु साधु संत है। राम नाम, नाम नाम, राम नाम। राहु है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। ठीक। और केतु है भैया, सिर्फ राम 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 और कुछ नहीं। सभी की दृष्टियां मैंने आप लोगों को बताई थी, या आपका क्लियर हो गया? जी। सभी की दृष्टियां मैंने बताई थी, इसे एक बार और फिर से आप लोग देख लिए। सूर्य की डिग्री 7 होती है। चंद्रमा की डिग्री भी 7, माफ करना, सूर्य की दृष्टि क्या है? वह 7 होती है। चंद्रमा की दृष्टि भी 7 होती है। मंगल की दृष्टि 4, 7, 8 होती है। गुरु की दृष्टि 5, 7, 9 होती है। शुक्र की दृष्टि 7 होती है। बुध की दृष्टि 7 होती है। शनि की दृष्टि 3, 7, 10 होती है। राहु की दृष्टि 5, 7, 9 होती है। केतु की दृष्टि 5, 7, 9 होती है। ठीक। इसे थोड़ा क्लियर तरीके से समझिए। सभी ग्रहों की दृष्टियां 7 होती हैं, यह क्लियर है। उसमें आगे पीछे कुछ नहीं है। सभी 9 के 9 जो ग्रह हैं, उन सभी की दृष्टियां 7 होती हैं। ऐसे 12 ग्रह हैं, तो 9 ग्रह जो व्यावहारिक हम लेते हैं वह 7 होते हैं। सभी की 7 डिग्रियां होती हैं। मंगल को डिग्री ज्यादा दिया गया है, 4 और 8। ठीक है। और गुरु को ज्यादा डिग्रियां दिया गया है, 5 और 9।
शनि को भी ज्यादा डिग्री दी गई है, 3 और 10। राहु और केतु को भी 2 एक्स्ट्रा डिग्री दी गई है, 5 और 9। कल मैंने आप लोगों को राशियों के तत्व बताए थे। राशियों के जो एलिमेंट हैं उनके बारे में मैंने कल आपको बताया था। आज ग्रहों के तत्वों को देख लीजिए। आज ग्रहों के तत्वों को देख लीजिए। सूर्य कौन तत्व है? अग्नि है, फायर एलिमेंट है सूर्य। चंद्रमा जल है, निर्मल है। यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित अवस्था में हो या चंद्रमा खराब चल रहा हो, कुछ नहीं करो आप, अपने नॉर्थ दिशा में बहते हुए जल का एक चित्र लगा लो, आपका चंद्रमा ठीक। ये एस्ट्रो वास्तु है, ठीक है। मंगल क्या है? अग्नि है। परंतु सबसे तेज अग्नि किसकी है? सूर्य की है, मंगल की नहीं है। सूर्य की इतनी तेज अग्नि है कि वह जल को सुखा सकता है, मंगल का अग्नि यह नहीं कर सकता। और आप जब ऐसे जब नवग्रह को ज्योतिष से अलग करके भी समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसकी अग्नि कितनी तेज है। गुरु, गुरु क्या है? आकाश है। 5 प्रकार के होते हैं ना, ये जो एक रामचरितमानस में भी लिखा गया है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। आज जो 5 एलिमेंट हैं, 5 तत्व हैं, वही है। गुरु क्या है? आकाश है। शुक्र कौन सा तत्व है? जल तत्व है शुक्र। शुक्र भी जल तत्व है और चंद्रमा भी जल तत्व है। तो इसे लिखिएगा तो आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, चंद्रमा प्लस शुक्र फिर बराबर भैया जल तत्व। बुध, बुध पृथ्वी है। बुध क्या है? पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट है। शनि वायु है। राहु वायु है। केतु अग्नि है। तीनों में देखिए, केतु अग्नि है, यह ज्ञान की, धर्म की अग्नि है। सूर्य हमें अपना तेज देता है, ये आप समझ गए। अब इसके बाद जेंडर देख लीजिए, सभी ग्रहों के जेंडर क्या है, क्योंकि ये बेसिक है। और बेसिक पे ही आज लगभग 10वां या 11वां क्लास से चल रहा है। इन सबको थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे आगे हम लोग तो और क्लियर हो जाएगा। सूर्य मेल है, चंद्रमा फीमेल है। क्योंकि यहाँ जो नाम लिखे गए हैं, ये देखिए, जो पद है इससे भी आप क्लियर हो जाएंगे क्या मेल है क्या फीमेल है, ठीक है। मंगल मेल है, गुरु मेल है, शुक्र फीमेल है। बुध को ट्रांसजेंडर कहा जाता है। बुध जो है वो दोनों में आता है, पुरुष भी है और फीमेल भी है। तो इसलिए कहा जाता है यदि किसी व्यक्ति का बुध खराब चल रहा हो या बुध से उसे पीड़ा मिल रही हो, तो व्यक्ति कुछ ना करे, सिर्फ हरा मूंग या हरे कपड़े ट्रांसजेंडर को दे दे, उसका बुध जो है वो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। परंतु ज्यादा पीड़ित है तो ऐसा नहीं कि बुध बहुत अच्छा है और दे देना है, वो नहीं करना है। शनि मेल है, राहु फीमेल है और केतु भी मेल है। इसे आप लोग समझ लिए। अब 5 मिनट के लिए इसे हम हटा रहे हैं और कुछ प्रश्न हमारे आपके। आप लोग जो भी हैं कैमरे को ऑन कर लेंगे। नहीं नहीं ऑन करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा, मैं बता दूं। सबसे पहले आप हमें बताएंगे, जो अभी क्लास में चल रहे हैं बहुत दिनों से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं,
वह पहले मुझे जो शुभ ग्रह हैं उनके बारे में बताइए। शुभ ग्रह कौन कौन है? शुभ ग्रह हैं वह कौन कौन है बताइए हमें। चैट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं या आप ऐसे भी बता सकते हैं। सर सूर्य मंगल गुरु चंद्रमा। सूर्य मंगल गुरु चंद्रमा। ठीक है रुचिता जी, 2 मिनट आप रुकेंगे। चैट सेक्शन में आ जाए सभी के उत्तर, उसके बाद देखते हैं हम। सदा बताइए कौन कौन से हैं शुभ ग्रह? सन मंगल, ठीक है। आप लाइब्रेरी में हैं क्या? अच्छा, इसलिए आप ऑन नहीं कर रही हैं, कोई बात नहीं। जी। और अशुभ ग्रह जो पाप ग्रह हैं वह कौन कौन है वह बताइए। शनि राहु शुक्र और केतु। हम्म, देवग्रह दानव ग्रह। देवग्रह कौन कौन है, दानव ग्रह कौन कौन है? क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है, हम भी बहुत कंफ्यूज हुए हैं इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ बहुत कंफ्यूजन है। देवग्रह और पुण्य शुभ ग्रह जो पुण्य ग्रह हैं उनमें लोग कंफ्यूज होते हैं। देवग्रह कौन कौन से हैं? सन मून मंगल जुपिटर, श्रद्धा का जवाब आ गया। और दानव ग्रह कौन कौन है? शनि राहु शुक्र केतु। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कौन है? सूर्य की मूल त्रिकोण क्या है? वो पांचवी तो है लियो, परंतु कहाँ तक है वह मुझे जानना है ना, उसकी तो एक ही राशि है। सर सिंह राशि है सूर्य की मूल त्रिकोण, और 1 से 15 तक। जी धन्यवाद नीना जी। 1 से 15 डिग्री तक। सिंह और राशि। शनि के बताइए मूल त्रिकोण क्या है? शनि की दानव ग्रह है सर। शनि की मूल एक से त्रिकोण 15। दानव ग्रह है तो बताइए शनि की मूल त्रिकोण राशि क्या है? हाँ 11 सदा। एक्वेरियस है। हाँ एक्वेरियस है सर। एक्यूरियस कौन, ठीक है। 1 to 15 सीधा चलता है। हम्म, चलिए समझ में आप लोगों को आ रहा है और आप लोग इसे समझ भी रहे हैं। थैंक गॉड अब सर इसे आज का क्लास आपने लिया। क्यों? आज मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझ में आने लगा है। आप इतने दिन से बोल रहे थे मेरे माइंड से ऊपर जा रहा था। मैं आज मुझे थोड़ा शांति लग रहा है। आई हूँ ना ये मेरी अच्छी बात है। वैसे आज एक मेरा क्लास का कोई विषय नहीं था, आज हमारी कोई क्लास की इच्छा भी नहीं थी, परंतु हमारे सहयोगी ने या सहकर्मी ने हमें यह कहा कि भाई आप तो 26 को क्लास लिए नहीं तो आज क्यों नहीं आप ले लेते हो, कि चलो भाई ले लेते हैं देखते हैं। तो मैंने क्लास ली। ठीक है, तो आप उन्हें धन्यवाद दीजिए ना कि हमें। अब जो भी आते हैं हो डिग्रियों सबको पे। thank you। अब गुरु डिग्री जी, पे आते हैं इसलिए। गुरु जी रिवाइज करवा दीजिएगा, ऐसे ही पूछ पूछ के तो मेरा कुछ छूट गया है ना, 10 दिन का वो हाँ कवर ठीक हो है जाए। ठीक है। हाँ ठीक है, वो आप वीडियो देख लीजिए, ऐसे हम आप कवर कर लेंगे। इसे अब बता समझिएगा। दीजिएगा। जी, इसे समझिएगा। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था ग्रहों की डिग्रियों के बारे में, कि ग्रहों की क्या डिग्री होती है। ये जिस भी ग्रहों की 0 डिग्री है वो शैशव अवस्था, अर्थात जो बच्चा अभी जन्म लिया हो जस्ट, जिसे आप लोग न्यू बॉर्न बेबी कहते हैं। हमारी इंग्लिश भाई बहुत कमजोर है इसलिए हम इंग्लिश जल्दी बोलते नहीं हैं, क्योंकि पता है कि आधा शुद्ध ही बोलते हैं। तो जो 0 डिग्री है ना वो न्यू बॉर्न बेबी है। वो अभी तो जन्म लिया है, तो जो जन्म लिया है वो आपका कुछ कर सकता है? कुछ नहीं, ऐसे ही है बस। तो जो 0 डिग्री में है उसकी स्थिति है। फिर जो 1 से 6 डिग्री है वह बाल्य अवस्था है, बालक है। इसे हम अभी जस्ट एक कुंडली लगाएंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे इन सब चीजों को, उसके बाद आज क्लास जो है वो एक किया जाएगा। सर आपने लेकिन लेकिन मृत अवस्था लिखे हैं तो 0 डिग्री को।
मृत बाल अवस्था क्या या बोले फिर आप? शैशव, एक मिनट समझ लीजिए। मृत अवस्था या शैशव अवस्था, जो न्यू बॉर्न बेबी, जो तुरंत बच्चा जन्म लिया या जो व्यक्ति मर चुका है, वह कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है। तो जो ग्रह होते हैं वो यदि 0 डिग्री पे हैं तो वो तो मृत अवस्था में है, या शैशव अवस्था, न्यू बॉर्न बेबी आप उसे कह सकते हो। ठीक है। 1 से 6 डिग्री तक जो है वह बाल्य अवस्था, वह बालक है, वह चाइल्ड है। यहाँ के आपका ये, हम्म, ये आपका है परसेंटेज लिखा हुआ है, कितने परसेंट वो फल आपको दे रहा है। एक मैंने जो बताया वो स्थान बल बताया, जो मूल त्रिकोण है वह स्थान बल है या अंश बल है। जो षडबल मैंने आप लोगों को बताया था उसमें ही आएगा। तो 0 डिग्री तक जो है वह उन्नत अवस्था या शैशव अवस्था है, वह कुछ नहीं कर सकता है, वो ऐसे ही है। तो यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होने वाला हो, किसी ने देखा कुंडली में बहुत बड़े एक्सीडेंट का योग चल रहा है, या मारक स्थान मार्केश जिसे लोग अधिक, बहुत आप लोग सुने होंगे कि पंडित जी बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोलता है भाई आपका तो मार्केश चल रहा है इस ग्रह का, वो तो ये परिणाम आपको दे रहा है। परंतु उसकी डिग्री यदि 0 है तो वो उसका परिणाम भी शून्य है, कुछ नहीं है। तो वहां पे क्या होगा, एस्ट्रोलॉजर जो आपको बताया कि भाई आपको ऐसा होगा वैसा होगा, सेहत खराब होगी, कुछ नहीं होगा, तो आप कहोगे अरे यार एस्ट्रोलॉजी तो कुछ नहीं है। या फिर किसी ने आपको कह दिया अरे यार आपका तो देख रहे हैं हम आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, आप तो कुछ दिन में विदेश चल जाओगे। अब उसने तो आपको कह दिया, और वहाँ जो ग्रह विदेश से यात्रा के योग बना रहा है, जैसे ऐसे देखा जाए नेचुरल तो राहु बनाता है, ऐसे जो 12वें भाव से संपर्क में ग्रह होते हैं वह भी बनाते हैं। ठीक है। तो जो ग्रह बना रहा है वहां फिर तो आ गया भैया, ये क्या है, जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं डिग्री तो 0, तो वो जाएगा नहीं जाएगा विदेश। फिर तो वो कहेगा एस्ट्रोलॉजी खराब है, कुछ नहीं है, लोगों को ठगने के लिए है। भैया या तो एस्ट्रोलॉजर ने वहां गलती किया, तुमने वहां गलती किया। तो डिग्री की यह भूमिका होती है। जो मैंने बताया ना 6 प्रकार के बल होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रकार के बल होते हैं। उस सभी 6 प्रकार के बल को आप कैसे यूज कर रहे हो वो देखने वाली बात है। ये 6 प्रकार के बल आपको क्या दे रहे हैं वह भी देखने, इसमें भी मैं आप लोगों को यूटिलाइजेशन बताऊंगा। इसमें भी मैं आप लोगों को आगे जाकर बताऊंगा कि इसे कैसे ठीक करना है। यदि आपके कुंडली में 0 डिग्री का कोई ग्रह है तो उसे कैसे ठीक करना है, 4 डिग्री का कोई ग्रह है तो उसे कैसे ठीक करना है। फिर 6 से 12 डिग्री जो है वो किशोर अवस्था, किशोर अवस्था अर्थात तो भाई बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, वो स्कूल वगैरह जाने लगा है, वह किशोर अवस्था है। तो इसमें क्या है, वो 50% अपना रिजल्ट देगा, क्योंकि वो तो उसमें थोड़ा बल आ गया ना, वो थोड़ा युवा हो गया है, तो वह 50% अपना रिजल्ट वो देगा। ठीक है। उसके बाद 12 से 18 डिग्री, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी आपके कुंडली में 12 से 18 डिग्री में ग्रह बैठे हैं वो बहुत ही पावरफुल है वहाँ आपकी कुंडली में। परंतु बहुत कम कुंडलियों में देखा गया है कि 12 से 18 डिग्रियां पे ग्रह मौजूद हैं। बहुत बहुत ही देखा जाता है, परंतु अभी तक जो मेरा अनुभव रहा कुंडलियों पे उसके अनुसार मैंने आज तक 100 में लगता है 25 30 कुंडली देखी होगी, जिसमें 18 19 20 15 16 17 18 ऐसे करके हैं, बहुत कम कुंडलियों में। तो यह युवा अवस्था में है। यदि यह घर बनाने का दे रहा है तो ये अच्छे से फिनिश करके आपको कर देगा। यदि यह एक्सीडेंट दिखा रहा है तो भाई महामृत्युंजय ए वो जितना है सब तुरंत करा लो, क्योंकि ये देगा तो बहुत बड़ा देगा। फिर 18 डिग्री से 24 डिग्री, यह पौध अवस्था है। पौध समझ रहे हैं ना, जो व्यक्ति 40 से नीचे जाता है, 40 से 60 के बीच में रहता है, वो पौध है। वो युवा भी है और वृद्ध भी है, जिसे अधेड़ भी कहते हैं, वह युवा भी है, जिसे कह सकते हैं हम
उम्र 55 का, दिल 55 का। ठीक है, वही स्थिति यहाँ ग्रह की होती है। वह करना तो बहुत कुछ चाहता है, परंतु एज उसकी निकल चुकी होती है। ठीक है, इसके बाद 24 से 30 डिग्री, या वृद्ध हो गया। जो वृद्ध व्यक्ति हो जाते हैं वह कुछ करते नहीं है, तो वही स्थिति इस ग्रह की होगी, और 24 से 30 डिग्री की होगी, वह वृद्धावस्था में आ जाएगा। और जो 30 डिग्री, अर्थात 30 डिग्री तो कोई ग्रह आपको दिखेगा ही नहीं कुंडली में। जब भी दिखेगा आपको तो 29.1, 29.2, 29.50 ऐसे ही आपको दिखेगा। तो जो 29 को पार कर गया वो 30 में चल रहा है। जो 0 से 60 के बीच में है वो 1 है। तो ये जो चीजें हैं, यह आपका अंश बल है। अंश से आप क्या देख रहे हैं, वो ग्रह क्या आपको दे रहा है, यह बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी कुंडली को देखने के लिए। यदि आप इसे नहीं समझ रहे हो, इसे आप इग्नोर करके चल रहे हो, वो समस्या आपको फिर दे देगा। तो ये सब बेसिक है, इसे आपको समझना होगा, और समझिए इसे, और कुंडली पे चर्चा करेंगे तो समझेंगे ही। अब इसे देखिए। कहाँ है भाई? क्योंकि हमें पता था कि कल के क्लास में बहुत लोग कंफ्यूज भी हुए हैं, कि जिन्हें ज्योतिष की जानकारी है उन्हें तो अच्छे से कल की क्लास समझ में आ गई होगी, उन्हें बहुत कुछ मिला होगा। जो उन्हें नहीं मिल पाया होगा वो बहुत कुछ कल उन्हें मिला होगा। परंतु जो अभी जस्ट इसमें आए हैं, जो ज्योतिष को नहीं जानते हैं, उसके उनके लिए कल थोड़ी समस्या हुई होगी क्लास को समझने में। क्योंकि कल का जो क्लास था वो हम बेसिक से एडवांस तक लेके चले गए थे, तो उससे थोड़ी समस्या आप लोगों को अवश्य आई होगी। इसे समझ लीजिए आप। ऑलरेडी सूर्य ग्रह देख लीजिए, ग्रहों के कारक और भाव देख लीजिए, इसे समझिएगा। सूर्य क्या है? ग्रह जो है वह जैसे हैं वैसे ही हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, बुध, राहु और केतु। सूर्य क्या है? पिता है। उसके कारक, जो मैं कारक में आप लोगों को पहले बता रहा था, मैं बार बार कहता हूँ, पिता 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 सूर्य को। राजा सूर्य है, सरकार सूर्य है। तो सूर्य पिता है। पिता का बिहेवियर जो है वह सूर्य को समझ लीजिए। फिर अपने पिता को आप समझ लीजिएगा, आप सूर्य को समझ लीजिएगा। सूर्य कुछ नहीं है। माँ को समझ लीजिएगा, सूर्य को समझ लीजिएगा। आप छोटे भाई को, बड़े भाई को समझ लीजिएगा, मंगल को समझ लीजिएगा। छोटे बड़े नहीं, सिर्फ भाई समझ लीजिए, भाई को समझ लीजिएगा तो मंगल को समझ लीजिएगा। पंडित जी, पुरोहित जो अच्छे मिल जाए आपको। आजकल तो बहुत फ्रॉड हो गया है भाई इस क्षेत्र में, मैं खुद ब्राह्मण हूँ। तो जो अच्छे मिल जाए वो गुरु हो गए हैं, उन्हें समझ लीजिए, गुरु आपको आपके समझ में आ जाएंगे। शुक्र, पत्नी के बिहेवियर को समझ लीजिए। जो वाकई आपकी पत्नी हो, प्रेमिका नहीं, प्रेमिका शुक्र नहीं होती है, प्रेमिका बुध होती है। थाली का बैगन बुध होता है, शुक्र नहीं। तो यदि वाकई आपको शुक्र को समझना है तो पत्नी को समझ लीजिए। ठीक है, आप लोग बोलेंगे कि भाई हम तो खुद पत्नी हैं, तो हम किस पत्नी को समझने जाएं। तो आप अपनी बड़ी बहन को समझ लीजिए, आप शुक्र को समझ लीजिएगा। इन सब चीजों को आप समझने का प्रयास कीजिए, मैं कारक तत्व ही बता रहा हूँ। सूर्य पिता है, चंद्रमा माँ है, मंगल भाई है, गुरु पुरोहित पंडित हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे घर के हैं। शुक्र पत्नी है, बड़ी बहन है, शनि भी भाई है। ठीक है। बुद्ध, बुद्ध फ्रेंड है, प्रेमी है, प्रेमिका है, क्योंकि मैं बार बार इसे थाली का बैगन कहता हूँ। प्रेमी की प्रेमी है, प्रेमिका है, वो घूमते रहता है अपना। तो बुद्ध क्या है, उसे समझना है तो बुद्ध को समझ लीजिए। राहु केतु जल्दी समझने वाले प्लानेट नहीं।
राहु हमारे पितृ होते हैं, जो पितरन हमारे होते हैं, जो पितृ देवता होते हैं, वह राहु है। ठीक है। केतु अध्यात्म है। यदि परिवार में आपको समझना है तो आप अपने तीसरे पीढ़ी अर्थात अपने परदादा जी को आप समझ लीजिए, आप राहु को समझ लीजिएगा। मैं एक और पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ जो एडवांस के अंदर है। आपके घर में कोई भी बच्चा जन्म लिया है ना, तो उसे आप मैच करके देखिए, जो तीसरी पीढ़ी में है अर्थात आपके पिताजी का, या फिर जो आपका भाई होगा या आप खुद होंगे, वो या तो अपने परदादाजी या दादाजी से उसका चेहरा स्वभाव मिलता होगा, या तो उसको उसका स्वभाव नाना या परनाना इन सब से मिलता होगा। मैच कर लीजिएगा, निश्चित होगा। क्योंकि राहु क्या है, राहु हमारा क्या है, राहु पितृ हैं, हमारे दादा दादी हैं, बुजुर्ग हैं। केतु क्या है, वह नाना नानी है। तो प्रभाव होगा तो मिलेगा ही और निश्चित होगा। सूर्य क्या है, पिता है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर है सूर्य। किसी व्यक्ति की सेहत खराब होती है तो उसे सिर्फ सूर्य ठीक कर सकता है, और कोई देवता उसे नहीं ठीक कर सकते जब तक सूर्य ना ठीक करे। कर्ण आप लोग जानते होंगे, कर्ण को, सूर्य के पुत्र कर्ण। भगवान सूर्य ने उन्हें क्या दिया था, कवच और कुंडल दिए थे। जब तक यह तुम्हारे पास रहेगा तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। और जब तक उसके पास कवच कुंडल रहा तब तक उसने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हर व्यक्तियों को। जिसने जो मांगा, जिस चीज का सॉल्यूशन उसे दिया, और खुद का भी किया। वो सूर्य है। चंद्रमा, माता शांति, सिंगिंग, चंद्रमा है। किसी व्यक्ति का चौथे भाव में राहु केतु मंगल या जो ग्रह हैं ये सब बैठे हों, वो कुछ मत ना करे। रेमेडी में वो घर से बाहर निकले, कुछ बहुत उलझने में पड़ा हो, उसे कोई डिसीजन लेना हो, वो घर से बाहर निकले, बाहर जाए, जहाँ पानी का तेज बहाव हो या जहाँ पानी बह रहा हो या कोई झरना वगैरह हो, वहां आधे घंटे बैठ जाए, उसे लगा कि हम माँ की गोद में बैठे हैं। वहां पर उसे बहुत शांति मिलेगी। आजमा के देखना आप लोग। मंगल छोटा भाई है, ऊर्जा है, जो मैं बार बार एनर्जी एनर्जी कहता हूँ, एक्शन कहता हूँ। ऋण कर्ज है। मंगल क्या है, कर्ज है हमारा। तो कर्ज हम लेते हैं, वह मंगल है। गुरु, गुरु ज्ञान है। गुरु धन भी है। गुरु कुटुंब भी है। कुटुंब जो बड़े हों, वह कुटुंब, ना कि छोटे छोटे बच्चे। वो कुटुंब नहीं, जो बड़े कुटुंब हैं वह कुटुंब अर्थात परिवार होता है। शुक्र, शुक्र पत्नी है और सुख है। शुक्राचार्य को हमेशा सुख चाहिए था, किसका, दानवों का, अपना नहीं, दानवों का। उन्होंने अपनी आंख तक फुड़वा लिए, उन्होंने अपनी आंख तक फुड़वा लिया दानवराज बलि को भगवान विष्णु से बचाने के लिए। 2 मिनट की है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बार की बात है, आप कहोगे भाई पंडित जी आप तो ज्योतिष पढ़ा रहे हो और ज्योतिष में आप कहाँ कथा को ला रहे हो। बहुत अच्छे से समझ पाओगे फिर आप शुक्र को। शुक्र क्या है, शुक्र को क्यों पत्नी से जोड़ा गया। पत्नी हमेशा बलिदान करती है हमारे लिए। पत्नी जो है वो हमेशा बलिदान करती है हर व्यक्ति के लिए। ठीक है। तो इसे आप समझिए, शुक्राचार्य को समझ लीजिए, आप शुक्र को समझ लीजिएगा। दानवराज बलि जो थे वह यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ या कोई भी यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ के अंतर्गत इंद्र को पता चला यदि ये इतना सारा यज्ञ यह कर लेगा तो मेरे आसन को प्राप्त कर लेगा। इंद्र को सदा यही भय बना रहता है।
कि भाई ये मेरे आसन को कोई ना ले ले, मैं इंद्र राजा हूँ, मेरा आसन कोई ना चुरा ले, बस। वो भगवान विष्णु के पास गया, माफ करना गए, और बोले उनसे कि भाई ऐसा है, आप थोड़ा कुछ कीजिए, ये नहीं तो राजा बलि जो है वो तो हमारा ले लेंगे, हमारा आसन ले लेंगे, क्या करें हम, कुछ कीजिए आप। तो भगवान 52 अवतार, अवतार अर्थात बहुत छोटे अवतार में आए भगवान, बहुत छोटे से एक बच्चे के रूप में हाथ में छतरी लिए। और राजा बलि दानी था, जो चैरिटी है, दान बहुत करता था राजा बलि। इसलिए आप देखोगे जितने, माफ करना, जितने भी कुकर्मी होते हैं, जितने भी लोग जो तामस कर्म करते हैं, जिनका कर्म गलत होता है, वो दान बहुत करते हैं। माफ करना, मैं अच्छे अच्छे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो तामसी होते हैं वो दान बहुत, कहीं मंदिर बनवा दिया, कहीं वो कर दिया, कहीं वो कर दिया, क्योंकि कहीं दुख किसी को दे रहे हैं तो सुख को तो किसी को पहुंचाना ही है। तब शुक्राचार्य कहते हैं भैया, ए दा 52, जो 52 अवतार थे, वो जाकर कहते हैं भाई मुझे 3 पग भूमि दे दो, 3 पग हमें भूमि दे दो, हमारा हो जाएगा। वो कहते हैं गांव मांग लो, तो वो कहते नहीं, 3 पग भूमि ही चाहिए। शुक्राचार्य कहते हैं कि भैया ये जो है आया हुआ तुम्हारे पास, शुक्र दानवों के गुरु हैं भी हैं, पता है। तो शुक्राचार्य कहते हैं, शुक्र राजा बलि को कहते हैं भाई मत दो, ये विष्णु है। राजा बलि कहते हैं स्वयं भगवान विष्णु हमसे भिक्षा मांगने आए, तो और क्या चाहिए, मैं दे दूंगा। तो जिस कमंडल से बिना जल के तो संकल्प नहीं, तो जिस कमंडल से जल दिया जाता है, उसी कमंडल में छोटा सा स्वरूप बनाकर शुक्राचार्य चले गए, और उस कमंडल में जहां से जल गिरता है वहीं जाकर बैठ गए। भैया ना जल गिरेगा ना संकल्प होगा। भगवान तो भगवान, भगवान ने क्या किया या कुछ नहीं, चलो जल नहीं गिर रहा है तो मैं तिनके से साफ कर देता हूँ कमंडल को, तब जल गिर जाएगा। भगवान ने तिनके से शुक्राचार्य की आंख में डाल दी, तिनके आंख ही उनकी फोड़ दी, उनके आंख में कष्ट दे दिया। तो शुक्राचार्य, आप सोच सकते हैं, उन्होंने अपने आंख का, अपने आप का त्याग किया बलि को बचाने के लिए, राजा बलि को। ठीक है, वो है शुक्र, इसलिए शुक्र पत्नी होती है। यदि शुक्र के साथ राहु आ जाए तो समस्या तो हो जाएगा जीवन में। अकेले शुक्र की हम बात कर रहे हैं, शुक्र को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और शुक्र सुख भी है, हमारा जो सुख होता है वह शुक्र है। शनि कर्म है, ये जो हमारे कर्म है वह शनि है। आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि आपका अच्छा है, आपके कर्म बुरे हैं तो आपके शनि बुरे हैं, वो बुरे परिणाम होंगे। और शनि ही ऐसे एक ग्रह है, वो जस्ट, वो ये नहीं कहते भैया अगले जन्म में, जैसे राहु केतु हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध को लेकर आते हैं। राहु केतु हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध को लेकर आते हैं, कि पूर्व जन्म में हमने क्या किया, वो लेकर आते हैं। परंतु शनि ऐसा नहीं, शनि कहते हैं तुमने आज किया, मैं तुम्हें कल दूंगा, बात खत्म। तुमने आज की है गलती, मैं तुम्हें कल दे लौटाऊंगा। ये शनि है, शनि इज कर्मा, कर्म ही हमारा शनि है। तो मैंने अभी एक शब्द का प्रयोग किया था, इस्तेमाल किया था, कुकर्मी, उसके से अच्छे नहीं है। वो जो अपने पूर्व जन्म में जो प्रारब्ध राहु के साथ लेकर आया अच्छे, उससे उसे वो जी रहा है। जिस दिन वो खत्म हो गया, जिस दिन वो बैलेंस जीरो हो गया, उसकी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। आप लोग कांग्रेस को देख सकते हैं, कांग्रेस की यही स्थिति अभी आज है। शनि के बाद बुध, बुध हमारी बुद्धि और वाणी है। जो भी मैंने आप लोगों को बताया था, बोलने का काम वाणी, वही बुध वाणी भी है और हमारी बुद्धि भी है। हम कितने इंटेलिजेंट हैं यह बुद्ध बताएगा हमें। हमारा बुद्धि कितना काम कर रहा है वह बुद्ध बताएगा। यदि बुद्ध किसी का 0 डिग्री का हो गया तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं।
उसके बुद्धि में जो डालो वो यहाँ से डालो यहाँ से निकाल देगा। और जिसका बुद्ध युवा अवस्था में है वह क्या करेगा, 12 से 18 डिग्री का है, बहुत अच्छी स्थिति उसकी बुद्ध की होगी, गजब का माइंड उसके पास होगा। जिसकी बुद्ध अच्छी होगी उसके नस 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 की कभी कोई समस्या नहीं होगी। वाणी, उसकी वाणी अच्छी होगी। राहु, राहु के बारे में मैंने बताया, राहु क्या पितृ हैं, हमारे पितृ हैं। और भी एट्रीब्यूट मैंने, कारक तो आप लोगों को बताया ही है, तो यहाँ सिर्फ एक पितृ को लिख लीजिए। और केतु अध्यात्म है, धर्म है, यही है। अब ये सभी के भाव हैं अपने अपने, अपने अपने घर भी इन लोग इन सबके हैं, इसे भी आप समझ लीजिएगा। सूर्य के भाव क्या है, घर कौन है, 1 और 5 है। सूर्य के जो भाव घर हैं वह 1 और 5 है। गुरु जी राहु पितृ है, पितृ बोला आपने? जी राहु पितृ है। हाँ, राहु राहु, पितृ है हमारा। अच्छा जी जी जी। जी, राहु क्या है, पितृ है। जो पितृ हमारे होते हैं, पितृ देवता जो हमारे होते हैं, वह राहु है। ठीक है, राहु क्या है। जी, जी गुरु जी समझ में आ गया। सूर्य के जो भाव होते हैं उसे आप लोग देख लेंगे। सूर्य के भाव 1 और 5 हैं। ठीक है, 1 और 5 सूर्य के भाव होते हैं। फिर जो चंद्रमा के भाव हैं वह क्या है, 4 हैं। चौथी चंद्रमा के भाव हैं। मैं एक कुंडली आप लोगों को शेयर करूंगा, उसे काल पुरुष कुंडली कहते हैं, उसे आप अच्छे से समझ लेंगे इन चीजों को। ऐसे आप इसे देख लीजिए। चंद्रमा के जो भाव हैं, हाउस है वह 4 है, उस चौथे भाव का मालिक वो सदैव है, नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि वो कुंडली में चौथे भाव में कर्क आएगा या चंद्रमा की राशि आएगी तो मालिक है, नहीं। वो सदैव चौथे भाव का मालिक चंद्रमा है, क्योंकि चौथा भाव क्या है, माँ का स्थान है। ठीक है, 5वां भाव सॉल्यूशन प्रोवाइडर होता है, इसलिए 5वां भाव सूर्य को दिया गया। पहला भाव इष्ट दिशा है, पहला भाव पूरब है, इसलिए किसे सूर्य को दिया गया। इस पे व्याख्या बहुत लंबी चली जाएगी। मंगल, मंगल का भाव 1 और 6 है। मंगल देहा है, शरीर है हमारा। हम जब जन्म लेते हैं तो एक शरीर के साथ ही लेते हैं। 1 और 6 मंगल है। गुरु, गुरु 2, 5, 9, 10, 11, 12। दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव, यह गुरु का है। किसी क्लास में इसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, शुक्र 2, 12 और 7, 12वां भाव, दूसरा भाव और 7वां भाव शुक्र का है। 12वां भाव जो है वह इन- जैसे क्या, निवेश का है। पैसा है तो हम निवेश कर रहे हैं। दूसरा भाव क्या है, परिवार है, धन है। 7वां भाव क्या है, पत्नी है, पार्टनर है। ठीक है, 10, 11 और 8 शनि। 8वां पीड़ा है, आयु है। 10वां कर्म है। 11वां हमारी इच्छाओं की पूर्ति है, जो हम कर्म कर रहे हैं उससे हमें क्या मिलेगा, वह है 11वां भाव। बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। फिर सन शनि तक हम देख लिए, उसके बाद है बुध 3 और 6। तीसरा और छठे भाव का जो है वो बुध है। राहु 3, 6, 10। केतु 8, 9, 12 और 4, अर्थात 4, 8, 12 और 9, यह केतु का है। क्योंकि ये तीन जो है ना, ये मोक्ष है। 4, 8, 12 जो है वो मोक्ष मोक्ष का ट्राइन है। 4 धर्म में बांटे जाते हैं, 4 वर्णों में बांटा बांटा जाएगा जब इसे, तो ये मोक्ष में आएगा 4, 8, 12, जो मैंने कल आप लोगों को बताया है जैसा मुझे याद है। ठीक है, ये ग्रह हो गए आपके।
अब एक कुंडली लेते हैं, उस पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आज के क्लास को वहीं संपन्न करेंगे। आज रुचिता जी की कुंडली पे बात नहीं करेंगे, आज किसी और कुंडली को देखते हैं, उस पर चर्चा करेंगे आज। ये रही हमारे बच्चन जी की कुंडली, अमिताभ बच्चन की। आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है? कुंडली जो है वो अच्छे से आप लोगों को दिख रहा है? जी सर। पर जी। वो लाइट ग्रीन कलर से लिखा है, वो नहीं समझ। अच्छा, जो ग्रीन से लिखा है वो नहीं समझ में आ रहा है, तो हम फिर से लिख देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ ग्रीन से कौन लिखे हैं? शुक्र लिखे हुए हैं जी। इसे समझिए। यहाँ देखिए केतु की डिग्री क्या है। पहले 12 भाव को तो आप लोग समझे ही हैं, एक अलग तरीके से या फिर कुछ और जो है वो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ 12 भाव को, क्योंकि मैं बार बार इन सब बातों को आपको बताते आया हूँ। जब तक यह जो बेसिक है वह कंप्लीट नहीं होगा आपका, तब तक आप बहुत ऊपर तक चले जाओगे ना, समझ में नहीं आएगी कुंडली। आपको लगेगा ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। क्योंकि ज्योतिष ज्योतिष की जो ब्रांच है बहुत है। जैसे जैमिनी ज्योतिष है, ठीक है। वैदिक है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, भृगुनंदी नाड़ी है, केपी है, वेस्टर्न है, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है, बहुत सारी हैं, समझना है इसे। अपन पहला भाव वैदिक क्या है? एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। हाँ, हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी पराशरी कर रहे हैं। अभी हम लोग जैसे किसी भी कुंडली का या किसी भी ज्योतिष का विषय होता है, किसी भी ज्योतिष को आप लेना तो उसमें सबसे पहले आपको यही समझना पड़ेगा कि बेसिक क्या है, और बेसिक आपको पराशर ही देगा। जहां तक मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि आप इसे समझ लेते हैं तो उसके बाद आप ज्योतिष में कोई किसी भी ब्रांच को आप पढ़ें, किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं, वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक आपको पढ़ना ही है, जो ये सब जो है वह बेसिक है। आप पराशर पढ़ो, केपी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, मैं ये चीजें कंप्लीट हो जाए, ये चीजें जो है वो जब कंप्लीट आपकी हो जाएंगी, उसके बाद आपको या तो मैं केपी पे ले आऊं, भृगुनंदी नाड़ी पे ले आऊं, पराशर पे ही रखूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर यदि ये इन सब चीजों पे बात ना करके सीधा उस विषय पे चला जाए, तो उस वक्त आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे पहला भाव क्या है? पहला भाव समझ लीजिए एक बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है। तो पहले भाव में क्या देखते हैं हम लोग? बुद्धि, मस्तिष्क देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं। जो बच्चा आया ना वो अपने शरीर को लेकर आया, अपने मस्तिष्क को लेकर आया, क्योंकि ये सारी चीजें तो भगवान देकर हमें भेजते हैं। तो ये पहले भाव से हम देखते हैं। इसे तन भाव भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? तन भाव भी कहते हैं। देखिए यहाँ आप लोगों को दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, मैं एक बार प्रयास करता हूँ, आप लोग देख लें। यहाँ क्या लिखा है? भाव एक, तनु लिखा है ना। ये तन, ये हमारे शरीर का भाव है, तन का भाव, ठीक है? जो दूसरा भाव होता है
जब ये शरीर माफ करना, जब हम पृथ्वी पे जन्म के बाद चले आते हैं, उसके बाद हमें क्या चाहिए? वाणी चाहिए। बोलने के लिए तो भाई कुछ चाहिए ना। उसके बाद हमें एक परिवार मिलता है। ये सब चीजें हमें मिलती हैं, वाणी, परिवार। तो जैसे हमारे घर की वाणी होगी, जैसे लोग बोलते होंगे, वैसा हम बोलना सीखेंगे। ठीक है। जैसे मैं देखा जाए प्रॉपरली बिहार से हूँ, तो जब भी बात आएगी तो मैं जो बिहारी लैंग्वेज है उसमें मैं आपसे बात करूंगा। जो लोग गुजरात से हैं या जो लोग राजस्थान से हैं, वो बेसिकली देखा जाए तो वो घर में जो बात करते होंगे वो मारवाड़ी में या गुजराती में ही बात करते होंगे। वो दूसरा भाव है। दूसरे भाव से हमें क्या मिल गया? उस बच्चे को क्या मिला? परिवार मिला, वाणी मिली। तीसरा भाव मैं बार बार कहता हूँ, पराक्रम का है, मेहनत का है, साहस का है, एफर्ट्स का है। तो तीसरे भाव से बच्चा साहस करता है कि अब मुझे चलना है, अब मुझे बोलना है। बच्चा दो दो चार साल का हो जाता है, उस वक्त तो वो क्या करता है? बोलता है, बोलने की प्रयास करता है, चलने की तो साहस करता है। तो उस वक्त जो पेरेंट्स होते हैं वो यदि दूसरे बच्चे का प्लान कर लें, तो वहां से उसके एक छोटे भाई बहन भी आते हैं, इसलिए तीसरे भाव को छोटे भाई बहन में रखा गया है। वहां छोटे भाई बहन को भी हम देखते हैं। जब थोड़ा बच्चा और बड़ा हुआ तो उसे क्या चाहिए? माँ का प्रेम चाहिए। पहले तो भाई चाहिए ही, माँ का प्रेम चाहिए, सुख चाहिए। ठीक है। बच्चे को क्या, गाड़ी घोड़ा उन्हें दे दो, बहुत अच्छा है भाई, मस्ती है। तो चौथा भाव से उन्हें क्या मिला? भूमि, भवन और वाहन। माँ का सुख चौथे भाव से मिल गया। अब जब बच्चे को ये सब चीजें मिल गई, तो आगे बच्चे को क्या चाहिए? अब उसे शिक्षा चाहिए। शिक्षा कौन देगा? पांचवा भाव देगा। एक चीज लिख लेना आप लोग, पांचवे भाव से हम यह भी देखते हैं, जो पैसा हम ना कमाते हैं, जो पैसा हम कमाते नहीं है, लोग हमें देते हैं, वो पैसा हम पांचवे भाव से देखते हैं। जो अर्निंग नहीं करते हैं, हमें पैसा मिल जाता है। पांचवा भाव क्या देता है? शिक्षा देता है। 10th 12th तक शिक्षा जो है वो पांचवा भाव हमें देता है। ठीक है। तो भाई चलो भाई, बच्चा का एडमिशन हो गया, बच्चा पढ़ने चला गया। भैया जब पढ़ेगा, जब कॉलेज में जाएगा तो लव अफेयर भी होगा। तो पांचवा भाव से लव अफेयर भी हम देखें, उसके लव अफेयर भी होंगे, वो भी हमने देखा। और जब बच्चा थोड़ा युवा रहता है ना, और थोड़ा ये रहता है, तो कहा जाए किसी के भी फट्टे में टांग अड़ा देगा। जैसे वह बच्चा जो है वह क्या करेगा? किसी को कोई भी समस्या हो, कहेगा मैं ठीक कर दूंगा ना। उससे ठीक हो चाहे नहीं हो, वो कहेगा मैं ठीक कर दूंगा, और उस वक्त पूरा वो ताकत लगा देगा उसे ठीक करने का। ठीक है। ये चीजें हैं। तो पांचवा भाव सॉल्यूशन प्रोवाइडर का भी है। पांचवा भाव सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये सब चीजें हो गई। जब 12th तक बच्चा पढ़ लिया, किसी भी 12th तक जब बच्चा पढ़ लिया, उसके बाद आता है भैया कुछ को करेगा, तो या तो वो नौकरी करता है या कंपटीशन करता है। कंपटीशन क्या करता है? उच्च शिक्षा के लिए, जैसे नीट ये सब की तैयारी करता है, भैया क्वालिफाई कर जाए तो बेहतर हो जाएगा। इंजीनियरिंग, आईटी, आईआईएम में जो भी है, उन सब की तैयारी करता है कि भाई थोड़ा बेहतर बन जाए, उसमें कंपटीशन के लिए तैयारी करता है। तो कंपटीशन छठा भाव हो गया। नौकरी में चला जाता है, नौकरी छठा भाव हो गया। और जो ये सब चीजों में नहीं जाता है, उसे बुरी लत लगती है। बुरी लत लगती है, वो कर्ज लेता है। कर्ज छठा भाव हो गया। जब बुरी लत उसे लगेगी, बुरी संगति उसे मिल जाएगी, तो कर्ज लेगा। शत्रु भी उसके होंगे, पैसा नहीं देगा तो शत्रु तो होंगे ही। शत्रु हो गया। कहीं से पिट के आएगा, कहीं जख्म हो जाएगा, तो रोग भी है भैया। तो रोग ऋण शत्रु भी छठा भाव दे दिया।
आप अच्छे हो नहीं देगा, बुरे बने तो दे देगा। अब छठे भाव से जब आगे निकलते हैं, सातवां, परिवार वालों ने देखा चलो भाई लड़का पढ़ लिया, लड़का भाई नौकरी कर रहा है, अब इसका विवाह कर देते हैं। तो सातवें भाव से हमें विवाह करा दिया गया। अब जो बच्चा नौकरी नहीं किया, कंपटीशन कर रहा है, तो पढ़ाई को जारी रखेगा। सातवां भाव विदेश होता है। विदेश, सातवां भाव से विदेश सेटलमेंट देखते हैं, माफ करना, 12वां भाव विदेश होता है। तो वह विदेश की शिक्षा लेगा, उच्च शिक्षा लेगा। ठीक है। सातवां भाव बिजनेस भी है, तो जो बच्चा नौकरी नहीं किया वह बिजनेस करेगा। तो पार्टनरशिप ओवरऑल देखा जाए तो सातवें भाव से देखते हैं, वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो या फिर ऐसे पार्टनर। सातवां भाव हो गया। जब आपकी विवाह हो जाएगी, जब आपको शिक्षा मिल जाएगी, जब आपकी विवाह हो जाएगी, जब आपकी शिक्षा मिल जाएगी, ये सब चीजें जब आपको मिल जाएंगी, तो विवाह के बाद व्यक्ति को पीड़ा आता है। आठवां भाव ससुराल भी होता है, ससुराल से पीड़ा नहीं आता है। ठीक है। तो आठवां भाव पीड़ा है, तो उसे पीड़ा होता है। जो व्यक्ति बिजनेस में आता है, वो सोचता है बिजनेस को और बढ़ाएं, वो मैन्युफैक्चरिंग में लग जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग भी आठवां भाव है। जो व्यक्ति बिजनेस में आता है, वो सोचता है चलो ये सब तो चल ही रहा है, थोड़ा समझे कि और क्या कर सकते हैं, तो वो रिसर्च में आ जाता है, रिसर्च करता है। आठवां भाव पीड़ा भी देता है। विवाह के बाद थोड़ी पीड़ा तकलीफ भी उससे होती है, भाई बहुत कुछ करना है तो पीड़ा तो होगी ही। तो आठवां भाव पीड़े का भाव हो गया। जब व्यक्ति को किसी प्रकार कोई पीड़ा होता है ना, किसी प्रकार कोई कोई कष्ट होता है, तो व्यक्ति या तो भाग जाता है, या तो उन सब चीजों को छोड़कर भाग जाता है। तो ये लंबी यात्राएं का भाव नौवां भाव हो गया। ठीक है, समझिएगा। यदि वह भागता नहीं है, तो वह व्यक्ति क्या करता है, धर्म के आगे चला जाता है, धर्म पे उसके विश्वास बढ़ने लगते हैं, चलो कुछ नहीं तो भगवान तो ठीक करेंगे ना। तो नौ भाव आपका धर्म भी हो गया। वो भाग्य को कोसने लगता है, भाग्य पे आ जाता है। तो नौ भाव भाग्य हो गया। पिता, पिता के बारे में भी उसकी तो होने लगती है, तो नौ भाव पिता हो गया। पिता हेल्प करते हैं ना। गड्ढे, आठवां भाव गड्ढा है, तो गड्ढे से निकालने में हाथ कौन देगा, पिता देंगे। नौ भाव पिता हो गया। जब व्यक्ति कोई पीड़ा से निकलता है, तो कहता है चलो भाई थोड़ी अब बहुत हो गया, थोड़ा धर्म यात्रा कर लेते हैं, तीर्थाटन करते हैं। तो तीर्थ की यात्रा भी नौवां भाव है। जब इन सब चीजों से व्यक्ति बाहर निकलता है, तो उसे अपने कर्मों पे ध्यान आता है कि कर्म मैं क्या कर रहा हूँ, कर्म मेरे अच्छे हैं या बुरे हैं, मुझे क्या कर्म करना चाहिए। उसे ध्यान आता है मुझे पब्लिक में कुछ चाहिए, भाई नेम फेम चाहिए पब्लिक में। तो इन सब के पीछे वो 10वें भाव से भाव में भागता है। 10वें भाग से भागते भागते उसे सारी इच्छाएं की पूर्ति 11वां भाव देता है। 11वां भाव फ्रेंड सर्कल भी है। जब आपकी इतनी सारी इच्छाएं हैं, इतने सारे आपके डिजायर हैं, गाड़ी लो, ये करो, वो करो, तो उसमें खर्चे भी तो होंगे। तो खर्चे कौन, 12वां भाव कराता है। तो ये आपके 12 भाव कंप्लीट हुए। ये 12 भाव संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कल से, माफ करना, सोमवार से इन सब पे बात नहीं होगी, सीधा कुंडली पे और दिग्बल जो बल होते हैं और भी जो चीजें हैं उन पे आगे हम चलेंगे। और पे आप सर लोगों के कोई और प्रश्न बताइए। सर 10th भाव का क्या बोले थे? जी। 10th भाव का क्या बोले थे आप? जैसे 11th टेंथ भाव हमारा, फ्रेंडशिप। हाँ हाँ, टेंथ हमारा कर्म है। कर्म है, क्या कर्म हम कर रहे हैं, बात टेंथ भाव है हमारा। ठीक है। इसे समझ लिए, 12 भाव हम समझ गए। अब थोड़ा और समझिए, ज्यादा आप समय नहीं लेंगे आप लोगों का, क्योंकि अब 2 घंटे होने वाले हैं क्लास के आज के। यह देखिए आप लोग। हम्म। केतु यहाँ क्या है बताइए आप लोग हमें। युवा है, वृद्ध है, क्या है।
केतु यहाँ पे क्या है, युवा है, वृद्ध है, कितने डिग्री पे है किशोर केतु अवस्था यहाँ में। पे? किशोर किशोर अवस्था में है, 6 से 12 डिग्री में है। 50%। हाँ, ये जो राशि उसकी है वह कौन, क्या स्वग्रही है, मूल त्रिकोण है, उच्च नीच क्या है वह बताइए, क्योंकि उच्च नीच भी मैंने आप लोगों को बताया है। केतु के उच्च नीच नहीं होते हैं, वह पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। ऐसे देखा जाए तो उच्च नीच में केतु और राहु के होते क्या है, 9, 3, 9 और 9, 3 3। ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो ना केतु उच्च नीच में है, ना केतु यहाँ मूल त्रिकोण में है, ना केतु यहाँ स्वग्रही है, कुछ है नहीं है, सिर्फ डिग्री में है या किशोर अवस्था में है। ठीक है, यहाँ आप राहु का माफ करना, यहाँ आप शनि का बताइए, शनि क्या है? शनि यहाँ किशोर अवस्था है, वृद्धावस्था है, क्या है यहाँ शनि? वो 40 to 60 years की अवस्था में। यहाँ मतलब पौध अवस्था मिडिल में एज शनि वाले। है। हाँ। हाँ, शनि यहाँ क्या है, पौध अवस्था में आ गया है शनि। ठीक है, तो और अब बताइए हमें यहाँ शनि उच्च का है या नीच का है, वह भी बताइएगा। शनि उच्च का 7 है सर, और नीच का 1। तो कुछ भी नहीं है यहाँ, 2 में तो है। यहाँ न, हाँ तो यहाँ ना शनि, शनि अपने मूल त्रिकोण में है, ना ही शनि यहाँ उच्च नीच में आ रहा है, ना ही यहाँ शनि स्वाग्रही है, और ये चीजें यहाँ पे शनि पे नहीं अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, यहाँ एक शब्द लिख रहा है बकरी, वाह, देखिए शनि के बगल में वाह लिखा है। तो इस पे आप लोग याद कराइएगा, जब भी हम इस पे अवश्य चर्चा करेंगे बकरी पे, क्योंकि बकरी ग्रह भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस करना है, और जो भी एक दो कुंडली आज हम ग्रुप में डालेंगे उस पर प्रैक्टिस करना है। आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से ग्रह उच्च के हैं, कौन कौन से ग्रह नीच के हैं, कौन कौन से ग्रह स्वग्रही हैं, कौन कौन से ग्रह मूल त्रिकोण में हैं। ये सभी चीजें आपको वहाँ डिस्कस करनी है, सभी बतानी है, क्योंकि शुभ और अशुभ ग्रह को मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है और आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज इस पे चर्चा आपकी आज और कल की रहेगी। आज भी एक दो कुंडली मैं डालूंगा, कल भी डालूंगा, उस पे आप लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं उसे हम देखेंगे। और परसों से फिर जो हमारा सीक्वेंस वाइज क्लास चल रहा है वैसे ही क्लास चलेगा। आज की और कल की वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी और आपको आज रात्रि तक दे दी जाएगी। कोई प्रश्न आप लोगों के हैं तो बता सकते हैं। सर स्वग्रही क्या है, बोलिए। जो स्व राशि, जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, स्व राशि अपने राशि में। अच्छा अच्छा अच्छा, स्वग्रही उसको बोल रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है सर। उसे ही स्वग्रही कह रहे हैं और कुछ नहीं है। स्वग्रही का मतलब है अपने घर में जाना। ठीक है, और हाँ कुछ नहीं। ठीक। अच्छा, स्वग्रही मतलब अपने घर में जाना। हाँ, अपने घर में जाना वही स्वग्रही है। स्वगृही है, स्वग्रही नहीं, स्वगृही, गृही स्वगृही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और फिर अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी ठीक है। को जय श्री राधे, जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। थैंक यू सो मच सर, राधे राधे। क्लास कैसा, हाँ, क्लास कैसा लगा फीडबैक अवश्य देंगे आप लोग ग्रुप में। ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छा।